गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन हो तो पहले अपन उस पे बात कर लें, फिर उसके बाद में देन विल मूव टू। तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी साइड से तो। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड हम लोग जो है आज एक नई चीज चालू करने वाले हैं। कैंडल स्टिक वी हैव ऑलरेडी डन, और कैंडल स्टिक में जो है वो काफी डिटेल में हमने बात भी की है, सिंगल कैंडल स्टिक से लेके और मल्टी कैंडल स्टिक्स तक। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि हाउ टू गो अहेड विद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न्स, और जनरल में हम सब चीजें देख चुके हैं कि कैसे कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक कैसे काम करता है। कैंडल स्टिक पढ़ते हुए हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। तब हमने बोला था कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। उस ढंग की चीजें हमने देखी थी, परंतु हमें वहां पे ये नहीं दिखता था कि प्राइस टारगेट क्या होंगे, मतलब हमें कब जो है हमारी पोजीशन को ऑफ करना है। हमने यदि लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, मतलब हमने खरीद रखा है, तो हमें किस टारगेट पे बाहर होना है। और इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें स्टॉप लॉस जो है, कुछ स्टॉप लॉस हमने जरूर देखे थे कि किस ढंग के होते हैं, परंतु फिर भी हमें नीचे के टारगेट भी हमें समझ में आना चाहिए। ये वाली दोनों चीजें कि टारगेट में आगे क्या जाना है और पीछे क्या आना है, हम कुछ चार्ट पैटर्न्स और उनकी स्टडी करेंगे। चार्ट पैटर्न्स सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है चार्ट पैटर्न का, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहां से हम चालू करेंगे और इसका डिटेल देखेंगे पहले। और यही बेसिकली फंडामेंटल है हर किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब टारगेट क्या है, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में। फिर हम देखेंगे उसके बाद ट्रेंड लाइंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे चैनल्स क्या होती है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप बॉटम क्या होता है, गैप की जो थ्योरी होती है। कई बार हम देखते हैं कि गैप से ओपन हुआ, गैप अप या गैप डाउन जिसको हम बोलते हैं, तो गैप थ्योरी भी हम उसको देखेंगे। फिर हम फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न देखेंगे, सिमेट्रिकल ट्रेंगल, असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल, ये ट्रेंगल के फॉर्म्स हैं कि कैसे बनता है। इसी ढंग से वेजेस के फॉर्म है, राउंडिंग टॉप और बॉटम है, कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर बुलिश और रेक्टेंगुलर बीरिश ये वाले पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम कैसे होता है। ये वाली सारी चीजें हम जो है वो पैटर्न में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है किसी भी चार्ट की, मतलब मैं आपको सबसे पहले एक कोई चार्ट लेता हूँ, निफ्टी 50 में से, या रिलायंस का चार्ट ले लेता हूँ, BSE 30 की बात करते हैं हम मेनली। ये रिलायंस का एक चार्ट है। रिलायंस के चार्ट में आज की पोजीशन में 2071.2 ये जो है क्लोजिंग हुआ है इसका। तो इस चार्ट को यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं वीकली पैटर्न पे कन्वर्ट करता हूँ इस चार्ट को,
तो शायद आपको कुछ चीजें जो हैं इस चार्ट में बहुत क्लियर दिखेगी। अब क्लियर क्या दिखेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको 2071.20 की, उसकी जगह मैं यहाँ पे एक लाइन और बनाता हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप करीब इस पोजीशन पे यहाँ पे कहीं मैंने लाइन खींच। अब आप इस लाइन पे यदि देखेंगे तो आपको एक फील आएगा कि यहाँ पे से ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, आगे बढ़ा, ऊपर कहीं तक गया है, फिर वापस नीचे आया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ये लाइन है 1883 की लाइन बन गई है, वो एक रैंडम बनाई थी। एग्जैक्ट लाइन भी हम थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक हमने ऐसा मान लिया कि ये 1880 के आसपास की लाइन है। इससे वापस ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से एक और कैंडल नीचे, यहाँ पे ये जो है डोजी टाइप की कैंडल थी, पर नीचे यहाँ तक गई थी, फिर वापस ऊपर गई। ये दोनों कैंडल भी वहीं सपोर्ट कर रही, इसमें थोड़ा सा और नीचे गया है, इसमें भी थोड़ा सा और नीचे गया है, पर आसपास में होके वापस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, अभी फिर नीचे आ रहा है। यदि हम इस पैटर्न को देखते हैं तो आपको एक फील आता है कि कभी भी ये 1850 1880 के आसपास में आके ये वापस पलट जाता है। यदि यहाँ पे आया तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट लाइन। यदि ये सपोर्ट लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट ले चुके हैं। अब यदि मैं एक लाइन और बनाने की कोशिश करता हूं, और वो लाइन मैं ऊपर बनाता हूं, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल और लाइन इज हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं एक रैंडमली मैंने यहाँ बनाया। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर जरूर गया, पर उससे ज्यादा नहीं जा पाया। या इस लाइन को मैं थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ, करीब यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ तक ये गया, इससे थोड़ा सा ऊपर गया, पर वापस यहाँ से लौट के आया। ये यहाँ से ऊपर जाता है, परंतु जाने के बाद में वहां तक जाने एग्जैक्टली वहां तक नहीं गया, पर उसके आसपास जाके वापस लौटा। यहाँ पे भी ये वापस लौटा। तो ये वाली जो लाइन है, हम बोलते हैं कि ये जो है दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। मतलब ये जो है रेजिस्ट करती है, ये वाली लाइन पे ऊपर जाने की जब ये कोशिश करता है, तो वहां से सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाता है, और इस सप्लाई को आने के कारण ये वापस लौट के आता है। नीचे जब जाता है तो यहाँ पे जाके रुकता है, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और ऊपर चले जाता है। इन दोनों लाइन को हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। ऊपर वाली ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे जाता है परंतु अटकता है। एग्जैक्ट पॉइंट, या सबसे पहली बात जो हमेशा कई बार कई टेक्निकल एनालिस्ट भी गलत करते हैं, उसमें ये होता है कि वो एक पॉइंट देते हैं हमेशा कि 2280 2250, नीचे में सपोर्ट में 1880। ये बेसिकली एक टेंटेटिव रेंज लेना चाहिए। मतलब 1880 मान लो हमने प्राइस दिया है कि ये जो है इसका सपोर्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, जो भी टर्म पे आप यदि काम करते हो, तो आप उस पॉइंट को 1880 वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बेसिक पॉइंट मानना चाहिए, और उससे 3% अप या डाउन, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 0.5%, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझते हैं, मीडियम टर्म समझते हैं, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे टाइप के समझते हैं। तो जो इंट्राडे वाला होगा वो अपनी
प्लस माइनस वाली रेंज को काफी कन्फाइंड रखेगा। कई लोग जो है उसको 0.25 0.5% में रखते हैं। कई लोग जो हैं थोड़े से मीडियम टर्म वाले होते हैं तो वो 1% 2% पे जाते हैं। लॉन्ग टर्म वाले शायद 3% और 5% वाला जो है अपना रेंज रख लेते हैं। मतलब 1880 रुपए हुआ तो 1880 प्लस माइनस 3% प्लस माइनस 5%। कितने लंबे इन्वेस्टर है? कई लोग ऐसे होते हैं कि सालों साल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो है अपना टारगेट 5% अप डाउन तक का जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो अपना ले लेते हैं उस रेंज में और काम कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक थ्योरी है जहां पे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि किस पॉइंट पे आके ये रुकेगा, किस पॉइंट पे जाके सपोर्ट लेगा और किस पॉइंट पे जाके आगे बढ़ने से रुकेगा, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस लेगा। नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे रुकने का मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट लेता है, और ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है। तो ये बेसिक थ्योरी है जो जिसने बहुत अच्छे से समझ ली उसको कई बार टारगेट बहुत आसानी से दिखते हैं, उसको समझ में आता है और उस समय वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की सोचना चालू कर सकता है। अब उसमें कई दूसरी भी चीजें इंक्लूड होती है जिसको भी हम बाद में समझेंगे, परंतु ये बेसिक थ्योरी है जहां पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको समझना चाहिए। तो ये क्लियर है? इस चार्ट से समझ में आ रहा है? रिलायंस के चार्ट से वीकली चार्ट मैंने बताया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम शायद आगे कवर करेंगे उसको। कई बार ये लोग बोलते हैं जैसे R1 R2 R3 यानी डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल, या S1 S2 S3 डिफरेंट सपोर्ट लेवल, वो राइट, शायद आगे कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम वो भी कवर करेंगे। और कोई? सुमित? अभी तो क्लियर है सर। ठीक। सो अब मैं जरा बैक टू थ्योरी पे आता हूँ। ये मैंने आपको चार्ट से इसलिए समझाया था कि सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पहले समझे तो फिर क्या है थ्योरेटिकल हम जल्दी समझ पाते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है दीज रिप्रेजेंट की जंक्शन वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मीट। अब ये इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, मतलब ऐसा होता क्यों है? तो उसके बैकग्राउंड में जो हमने डो थ्योरी पढ़ी थी जहां से टेक्निकल एनालिसिस का जन्म हुआ था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि यही थ्योरी है जो डायरेक्ट बोलती है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम की क्या चीज है, उसकी टर्मिनोलॉजी ही वहीं से डिफाइन हुई है। एंड इट इज ऑलवेज द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब ये दो लोग जो आपस में लड़ते हैं, जिसको हम जो है बुल्स एंड बियर्स के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बोलते हैं सप्लाई ज्यादा आ गई है या डिमांड ज्यादा आ गई है। ये बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ये जो है कोई प्राइस पैटर्न होता है, जैसे हमने बोला था कि फॉर्मेशन हमेशा एक पैटर्न की होती है। तो ये जो पैटर्न होते हैं उस पैटर्न में मैंने आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी कि एक ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये अपर वाली जो लिमिट है वो रेजिस्टेंस का एक्ट करती है, जो लोअर है वो सपोर्ट को एक्ट करती है। अब जब हम ये लाइंस की बात करेंगे, लाइंस देखते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज आती है, वहां पे हमने 1880 ले ली है। उसी के आसपास में कहीं वो रिलायंस का जो है वो सपोर्ट मिलता है हमें। ये जो लाइन होती है ये वही लाइन होती है विच स्टॉप्स द प्राइजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब उस लाइन के ऊपर जाएगा तो वो रोक लेगा, उसको आगे नहीं जाने देता है, वहां से प्राइस को डिक्रीज करने देता है। यदि ये नीचे वाली लाइन होती है तो उस लाइन पे सपोर्ट लेता है और वहां से जो है वो इंक्रीज करने लगता है। मतलब आपके पास जो है
पैटर्न में बहुत क्लियर दिखता है कि दो लाइन्स हैं। एक लाइन है जहां पे वो टच करके वापस पलट के आता है, मतलब नीचे आता है, और एक लाइन वो है जहां से फिर से वो पलट के ऊपर आता है। तो ये दो लाइंस जो होती है, इन्हीं को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। इसके अलावा एक और होती है जो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन भी होती है। और वो जो ट्रेंड लाइन होती है वो लाइंस कहलाती है कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक एंगल पे है। अभी मैंने जो लाइन बनाई है, दोनों लाइन वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी होती है उसको हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के फॉर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है, जबकि ट्रेंड लाइन जो बोलते हैं हम, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, मतलब 0 डिग्री पे नहीं होगी, वो प्लस साइड में होती है या माइनस साइड में होती है, किसी भी साइड में होती है। वो वाली लाइंस जो है वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बाद में पढ़ेंगे। ये एक थ्योरेटिकल फिगर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये जो है, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे से ये रोक रहा है। यहाँ से वो और ऊपर गया, परंतु फिर आके नीचे आया, फिर यहाँ पे आके फिर से पलट गया, मतलब ये फिर से सपोर्ट लिया उसने। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे, तो ये फिर से जो है सपोर्ट लिया। तो दिस इज द सपोर्ट लेवल। तो इसको हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं। ये एक थ्योरेटिकल, जबकि मैंने आपको उसमें रिलायंस के केस में बता दिया। तो सपोर्ट लाइन को अगेन, ये मैं 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रेंज होती है बेसिकली। पर हम उसको चूंकि लाइन की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो लेवल के बिना उस लेवल के नीचे ये जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम जो है वहां पे दो चीजें होती है, यदि आपने पोजीशन बना रखी है प्लस साइड में या माइनस साइड में, तो आपको उसको डील कैसे करना है वो ये सपोर्ट लाइन आपको बताएगी। मतलब ये है कि यदि नीचे जा रहा है और आपने पोजीशन होल्ड कर रखी है अपनी, तो आप यहाँ पे कम से कम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ना करें, आप वेट करें कि इससे और नीचे जाएगा। अब वो परसेंटेज जो है स्टॉप लॉस का रेंज वाला, जो मैंने आपको बोला है कि यदि इंट्राडे टाइप के होते हैं तो वो जो है 0.5% पे ही इंट्राडे लॉस बुक, मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो उससे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेते हैं, तो 1%, 2%, 3%, इवन 5% और 10% तक भी कोशिश करते हैं। हालांकि डे ट्रेडिंग में जो है वो इतना ज्यादा नीचे का कोई भी नहीं लेता है पोजीशन, परंतु जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अपनी पोजीशन को 2%, 3%, 5% तक आसानी से वेट करते हैं। मतलब 1,000 रुपए का शेयर है तो 50 रुपए अप डाउन वो मान के चलते हैं। मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ कि भाई 700 रुपए का यदि कोई वो है, आपको लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेवल उसका टूटा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कहलाता है, तो 700 रुपए का टूटा तो आप जो है 700 की बजाय नीचे में 693 तक आप जा सकते हो। मैं आपको वहां पे बोल रहा हूँ कि आप जो है कम से कम 7 रुपए, 700 रुपए पे 7 रुपए, मतलब 1% का हर हालत में डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और वहां तक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे और नीचे जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। यदि आपने काफी लॉन्ग टर्म पे रख रखा है, जैसे कई लोग होते हैं जो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तब मालू जी ने अटेंड किया था और उन्होंने बोला था कि भाई मैं तो जो है सालों साल तक रखता हूँ। तो यदि आप सालों साल तक रखते हैं तो 700 रुपए पे 693 का स्टॉप लॉस लगाने की जगह 5%, मतलब 665 तक का 35 रुपए, 700 रुपए पे 35 रुपए, मतलब 665 तक भी यदि वो जाता है तो हमें उतनी चिंता नहीं करना चाहिए।
और आपको वहां पे अपनी पोजीशन ले लेना चाहिए। तो अब आप जब भी इस ढंग से कभी काम करते हैं तो आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें वो जो सपोर्ट लेवल मिला है, सपोर्ट लाइन मिली है, उससे भी हम कितना नीचे या कितना ऊपर, सपोर्ट वाले में हम नीचे की तरफ और जाते हैं और रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम कितना ऊपर या नीचे हम अपनी पोजीशन को ले सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सपोर्ट लाइन रिफर्स टू लेवल बियॉन्ड विच द स्टॉक्स प्राइस विल नॉट फॉल। मतलब उसके नीचे नहीं जाने वाला है। 1880 हमने जो है रिलायंस के लिए अभी हल देखा है, तो 1880 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब 1880, उसके बाद में लॉन्ग टर्म वाले हैं वो और 5% का अप साइड डाउन साइड वहां पे अपना सपोर्ट मान सकते हैं। सो सपोर्ट लेवल इस ढंग से आप वर्कआउट कर सकते हैं कभी भी। तो हम सपोर्ट लेवल यदि यहाँ पे ले रहे हैं और देख रहे हैं, तो सपोर्ट लेवल वो लाइन है जिसके नीचे प्राइस फॉल नहीं होना चाहिए। सपोर्ट लेवल इज द प्राइस लेवल एट विच सफिशिएंट डिमांड एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है, ये क्यों ऐसा होता है कि आपके पास जो है यदि वो सपोर्ट आ गया, तो मैंने एक चीज तो बोली कि आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करें, उसको नीचे नहीं जाने दें। इसका मतलब ही क्या हुआ कि आप बेचने को तैयार नहीं है। अब आप बेचने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने पोजीशन बना रखी है, तो जो सेलर हैं वो सेल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दैट इज वन साइकोलॉजी। सेकंड इज, यदि वो सपोर्ट लेवल पे है तो मैं और आप हमेशा बोलेंगे कि ये लेवल पे जब भी आएगा तो आप उसको एक्यूमुलेट करना चालू करें, खरीदना चालू करें। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो सेलर सेल करने को तैयार नहीं है, बायर बाय करने को तैयार है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट टेम्पररीली आपके पास सफिशिएंट डिमांड आ गई है, और इसलिए उसका जो डाउन मूवमेंट है वहां पे वो डाउन मूवमेंट नहीं जाने वाला है। तो जब डाउन मूवमेंट नहीं जाने वाला है तो इसका मतलब है कि आप अप मूवमेंट की तरफ आने वाले हैं। अब आप ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, तो ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब सेलर सेल करने को तैयार नहीं है, मतलब सप्लाई साइड जो है वो कम हो जाती है, और खरीदने वाले जो नई पोजीशन बनाने वाले हैं वो अपनी पोजीशन लेना चालू कर देते हैं, तो आप ऊपर जाने लगते हैं। अब जहां पे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि 693 वाले जो प्राइस है, उस प्राइस पे मैं आपको बोलूंगा यदि शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के और अपने आप को बाहर कर दें। इसका मतलब है कि ऐसी साइकोलॉजी बहुत सारे लोगों की होती है, तो वो वहां से सप्लाई देना चालू कर देते हैं। अब वो जब सप्लाई देना चालू करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 693 पे बहुत सारा सप्लाई आने वाला है, 695 पे बहुत सारा सप्लाई आने वाला है, 690 पे बहुत सारा सप्लाई आने वाला है। ये अलग अलग लेवल हैं जहां पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो जब उसने वो स्टॉप लॉस लगाया तो वहां से वो प्राइस डाउन साइड में आने लगी। जब डाउन साइड में और आने लगी तो अगला लेवल, नया लेवल मिलेगा, एक नई सपोर्ट लाइन मिलेगी, वहां पे ये सपोर्ट लेगा। फिर वही वाली बात होती है कि वहां पे सफिशिएंट डिमांड होती है। सफिशिएंट डिमांड होती है तो लोग उसमें खरीदना चालू कर देते हैं वहां पे, और उसके बाद में वो प्राइस को हाल्ट कर देता है। तो ये जो है ये सपोर्ट लाइन का कैरेक्टर है। यदि हम और बात करें तो सपोर्ट लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, जहां पे बाइंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जो सेल का जो प्रेशर है उसको ओवरकम कर देता है। और लॉजिकली यदि हम बात करते हैं तो एज द प्राइस डिक्लाइंस, जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ डिक्लाइन करने लगती है तो स्टॉक जो है वो चीपर होने लग जाता है। मतलब लोगों के मन में आने लग जाता है कि अब जो है ये चीप अवेलेबल है, तो हम बायर की तरह यदि बात करेंगे तो हम उसको इंक्लाइंड हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे खरीदना है। 700 रुपए का एक सपोर्ट है,
तो मैं 705 रुपए से जो है खरीदना चालू करता हूँ कि भाई कई बार वो वहीं से पलट जाता है, 702 से पलट जाएगा, 698 से पलट जाएगा। तो एक रेंज आपको मिल जाती है कि 5 रुपए ऊपर नीचे हमने खरीदना चालू कर दिया, तो वो जो है बायर्स वहां पे चालू हो जाते हैं। और बायर्स जब आपके चालू हो जाएंगे तो आप उसको खरीदना चालू करोगे तो ऑटोमेटिक वहां से सपोर्ट मिलना चालू हो गया। जब प्राइस उस सपोर्ट लेवल पे हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से रिपीट, कि डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई, सप्लाई जो है वो कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी। तो ये जो है ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है सपोर्ट का। परंतु वर्ड ऑफ कॉशन अगेन, हमेशा सपोर्ट जो है वो होल्ड करता है ऐसा जरूरी नहीं है। और जब भी सपोर्ट को होल्ड नहीं किया, सपोर्ट लाइन आई जिसको हमने बोला अभी हाल की 1880 जो है वो सपोर्ट है, तो 1880 यदि उसका रिलायंस का सपोर्ट है, उससे वो नीचे गया 2% 5%, जैसा मैंने आपको बोला उतना रेंज के भी नीचे चले गया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसको 1850 जो साइकोलॉजिकल है या 1800 वो साइकोलॉजिकल है, वहां तक जाएगा। और कई दूसरे पैटर्न्स यदि आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, हमने कुछ आपको बताया था, फिबोनाची का एक यूज किया था हमने, परंतु हम आगे अब ये जो बहुत सारे पैटर्न और देखेंगे जिसके अंदर आपको वेज वाला या ट्रेंड लाइन वाला बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जहां से आपको ये फील आएगा कि अगला सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है। परंतु ये क्लियर है कि सपोर्ट ने यदि अपने आप को होल्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि बियर्स हावी हो गए और बुल्स जो है वो अपना ग्राउंड छोड़ चुके हैं, वो और खरीदने को तैयार अब नहीं है। तो जब खरीदने को कोई तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि बेचने को तैयार है। वो जब बेचने को तैयार है मतलब बियर्स हावी है, तो बुल्स ने अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया, बुल्स उनसे बियर्स के आगे हार गए। जितने भी फाल आते हैं इस ढंग के, जो सपोर्ट लेवल के नीचे के आते हैं, वो काफी शार्प आते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी पोजीशन को वहां पे छोड़ देते हैं, तो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो शार्पली वो और डाउन जाता है। और डाउन जाता है, जैसे 700 रुपए पे से डाउन जाएगा तो 698 697 वो जो है बहुत जल्दी आ जाता है। तो वहीं पे जाके जो है वो सपोर्ट अगले वाले जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन लेके रखते हैं कि हाँ और नीचे जाएगा तो हम खरीद लेते हैं। जो थोड़े से रिस्की वाले होते हैं वो वहां पे अपनी पोजीशन पक्का लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई 705 आया है तो नीचे की तरफ तो थोड़ा सा जाएगा, मतलब 700 रुपए या उसको थोड़ा सा तोड़ेगा और वहीं पे जाके बहुत सपोर्ट लेने वाला है। तो लोग जो है 695 96 97 98 99 इस ढंग का सपोर्ट लेके रखते हैं और सपोर्ट लेके और चले जाते हैं। तो आप जो है वो अपनी पोजीशन उस ढंग की आप ले सकते हो। तो हम जो है इस ब्रेक को, ये जो सपोर्ट लाइन का लेवल को ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, यदि ब्रेक किया मतलब सेलर्स का एक्सपेक्टेशन और बायर्स के एक्सपेक्टेशन दोनों की साइकोलॉजी आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाती है कि सेलर जो हैं वो और इंटर होने लगेंगे क्योंकि उसने सपोर्ट तोड़ दिया, तो और प्राइस नीचे आएगी। और इसी ढंग से बायर की साइकोलॉजी से यदि देखेंगे तो वो सपोर्ट लेवल पे खरीदना चालू कर देता है और पोजीशन और लेने लगता है। तो ये भी आपको और हमको बहुत क्लियर समझना चाहिए कि सपोर्ट हमेशा होल्ड करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, सपोर्ट भी अपनी पोजीशन तोड़ सकता है, तो एक नया सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इन एडिशन बायर कुड नॉट बी कन्विंस फॉर बाइंग मोर, इसलिए वो और नीचे की तरफ जाने वाला है। और वंस द सपोर्ट इज ब्रोकन अनदर सपोर्ट लेवल विल हैव टू एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि फ्री फॉल कुछ नहीं होता है, जीरो प्राइस नहीं आती है। जीरो प्राइस किस केस में आती है, जब आपको ये क्लियर ही समझ में आने लग जाए कि नहीं ये तो कंपनी ही डूबने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, वो वाला यदि कोई क्वेश्चन मार्क आता है
तो फिर जो है वो बहुत सारे सपोर्ट लेवल एक के बाद एक टूटते जाते हैं। जिन जिन लोगों ने यस बैंक के साथ काम किया है, जिन जिन लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ काम किया है, जिन जिन लोगों ने अभी हाल थोड़े दिन पहले अडानी के साथ काम किया है, तो आपको वो सब चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली दिखने लगती है कि कहाँ पे सपोर्ट होता है और कहाँ पे सपोर्ट लेवल टूटते हैं, तो और नीचे वाला सपोर्ट कहाँ जाता है, और नीचे वाला सपोर्ट कहाँ जाता है, स्टेप वाइज नीचे नीचे की तरफ कैसे जाते हैं। तो अब हम एक बार का कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोशिश करते हैं। ये वीकली पे मैंने बताया था, अब आप थोड़ा सा डे वाले चार्ट पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोशिश करें कि हम कैसे बात करेंगे। यहाँ पे अब बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई बता सकता है? ये वाली रेंज जो है जनवरी 21 से लेके हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो 6 महीने 7 महीने का चार्ट अवेलेबल है हमारे पास। लेफ्ट साइड जो है वो आपको जनवरी 14 दिख रही है और राइट वाली जो है 9 जुलाई है। यहाँ पे आप यदि बात करें तो थोड़ा सा कहीं पे कोशिश करें, लोकेट करने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म में लोकेट करने की कोशिश करें कि हम किस सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल की बात कर सकते हैं। कोई भी सर सपोर्ट लेवल में इसमें 1890 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1800 ये मैंने आपको बता रखा है। ये वाली लाइन जो है 1880 वाली लाइन एक ड्रा अपन ने जो करी थी, है ना, ये वाली लाइन, तो ये 1800 या 1900 चूंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, इसलिए वहां से जो मैंने आपको बोला कि 2% 5% नीचे जा सकता है, तो 20 से 500 मतलब मोटे तौर पे आप यदि बोले तो 1850 चूंकि एक नया सपोर्ट हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे इस जगह पे, तो ये 1830 तक गया था नीचे में, हालांकि क्लोजिंग जो है 1841 पे गई थी। यहाँ पे हम बात करें तो ये क्लोजिंग जो है 1895 पे थी, हालांकि लो जो है 1848 गया था। तो एक चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉल जो है डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4 और फिर डे 5, तो ये जो है ये काफी ब्रिस्क फॉल था। यहाँ से आप देखेंगे तो एकदम 2115 रुपए से फॉल होके और नीचे में जो है 1841 गया था। ये 4 दिन का 5 दिन का फॉल था, मतलब 22 तारीख 23 तारीख 23 नहीं थी, 23 24 छुट्टी थी, मतलब सैटरडे संडे था। 25 तारीख, उसके बाद में 27 तारीख 26 जनवरी की छुट्टी होती है, 28 तारीख और 29 तारीख, मतलब आपने 5 दिन में जो है एकदम से जो है इसको फॉल होते हुए देखा है। इसके बाद में जो है इसने यहाँ से ऊपर बनाया है पोजीशन। यदि हम इसकी बात करें तो ये वाली कैंडल मतलब अब हम कंबाइन करेंगे जो नॉलेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं और जो नॉलेज हम ले रहे हैं। यहाँ पे आप 1900 रुपए का जो है एक सपोर्ट लेवल बोला भी जाता है, और इसके जस्ट पहले वाली जो कैंडल थी वो यदि आप देखेंगे तो 1870 1876 पे क्लोज हुई थी। 1870 उसका लो था और 1876 पे वो क्लोज हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आने लगा कि नाउ द बुल्स हैव आल्सो एंटर्ड। यहाँ से हम अभी ये पोजीशन आप देखेंगे तो 1870 की पोजीशन पे हम क्लोज हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लें तो आपको एक लेवल समझ में आने लगेंगे कि क्या लेवल है। फिर मैं आपको अगली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की कोशिश करूंगा। आप चार्ट को देख लें केवल। एक तो मनीष ने बताया कि 1900 या 1880-90 का लेवल था।
इसमें पोजीशन में आपको थोड़ा सा दिखता है कोई और लेवल? हाँ सर 2200 दिख रहा है सर एक अपर साइड में। अब मैं आपको एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। अभी इमीडिएट सपोर्ट 2030 पे बोल सकते हैं क्या इसका? 030 यस सर। मैं आपको एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, आपको फील आएगा। एक, हाँ करेक्ट। अब ये वाली लाइन जो है वो बेसिकली आप यदि देखेंगे, ये 2000 के आसपास मैंने बनाई है, 2008 है बेसिकली, पर यदि 2000 की यदि मैं लाइन लेता हूं तो 2000 जो है वो आपको ये क्लियरिटी है कि 2000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। चाहे वो अप साइड में जाए तो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, लोअर साइड में आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो 2000 इज ए लेवल, वो काफी क्रूशियल लेवल टाइप के होते हैं। तो जब भी ये नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो है वो रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा है तो रुकेगा, नीचे आ रहा है तो रुकेगा, ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। ये वाला दिन जो है वो काफी स्ट्रांग था, इसलिए उसने यहाँ से 2055 तक आगे चले गया। यहाँ पे आता है तो नीचे रोकता है, यहाँ पे 94 तक गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोअर साइड में 2015 तक गया है। यहाँ पे यदि आप आते हैं तो ये 2013 तक गया है। मतलब 2000 तक आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक रेंज है। 2000 इज ए सपोर्ट। अब चूंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों चीजें बोले हैं, तो 2000 जो है उसका ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट है। सपोर्ट है तो वो 2015 से पलट गया। अब 2015 से पलट गया तो आपको समझना चाहिए कि उस दिन की जो पोजीशन आपने यदि ली है और पोजीशन यदि 2010 से पलट रही है, 13 से पलट रही है, तो आप अपनी पोजीशन 2000 तक आए तब तक रोकना है। खरीदने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको खरीदना 2015 पे भी चालू कर सकते हैं, 2010 पे कर सकते हैं, 2013 पे कर सकते हैं, 2007 पे कर सकते हैं। और जो बहुत ही सेफ करना चाहते हैं वो शायद जो है 1970, 1980, 1990 पे करेंगे। अदरवाइज जो है एक रेंज हो गई 1% ऊपर नीचे, मतलब 20 रुपए ऊपर नीचे, तो 2000 पे हमने 1% ऊपर नीचे लिया, इसका मतलब है 2020 और 1980, ये दो रेंज हम मान लेते हैं कि 1980 से लेके 2020 तक की एक रेंज में ये घूमता रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर से ये जब नीचे आ रहा है तो आप इसको देखो, यहाँ पे आके 2001 पे रुका वो, यहाँ पे और नीचे गया तो 1982.8 पे रुका। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1985 पे गया। इसी ढंग से इसी रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ और जब इसको तोड़ा तो यहाँ पे और नीचे गया और अगली जो सपोर्ट लाइन है वहां पे जाके रुका। यहां से जब ऊपर गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर जाता गया है, इसके ऊपर गया, परंतु यहाँ पे कोई भी जिसने अभी हाल कैंडल स्टिक अच्छे से देख लिया था उसको बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो चुका है। चूंकि ये ऊपर जा रहा था, ये कैंडल आपको मिली थी, ये डोजी कैंडल थी। डोजी कैंडल खुद बोल रही है कि भाई अब जब ऊपर जा रहा हूं तो अब मैं जो है या तो साइडवेज होने वाला हूं या रिवर्स होने वाला हूं। अगला दिन फिर उसको हाई मिल गया, परंतु कैंडल फिर से आपको कौन सी मिल गई, डोजी टाइप की कैंडल मिली है। और डोजी कैंडल में ये क्लियरिटी दिखने लगी, यहाँ पे भी क्लियरिटी दिख रही थी कि ये इवनिंग स्टार बन सकता है, यहाँ पे भी क्लियरिटी दिख रही है कि इवनिंग स्टार बन सकता है। ये दोनों जब इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं या डोजी के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने आप को सतर्क कर लें और समझ लें कि हमने यदि कहीं पे 1900 पे पोजीशन बनाई है तो आपको 2000 पे पोजीशन कट भी करना चाहिए। कट करने के लिए आप 1985 पे कर लें, शॉर्ट टर्म वाले ही थे, क्योंकि यहाँ से ये जो है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 6 दिन में आपको जो है यदि 1915 से लेके और 1985 आ रहा है
मतलब आपने करीब 70 रुपए यदि इसमें बनाए हैं तो 5 दिन 6 दिन में कोई बुरे नहीं है। मतलब आपने 5%, 3%, 4% जो भी साइज में आपने अपने आप को पोजीशन ले ली है, तो यहाँ से उस पोजीशन को आप कट भी कर सकते हो। ये हालांकि गया था 2050 तक। तो मैं आपको एक चीज और पहले किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि जब 2044 जैसे यहाँ पे गया है, तो 2044 यदि गया है तो यू कैन टेक दी पोजीशन और वहां पे आप 3%, 2%, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप 2% के डाउन पे भी अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2044 से 20 दूना 40 रुपए, मतलब 2000 रुपए से नीचे यदि आता है, 1997, 98 इतना भी आता है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। नहीं भी की है तो अगले दिन फिर मौका मिला था, मतलब ये भी जो है 2000 से ऊपर तक गया था, तो आप यहाँ पे कर लें। पर पोजीशन आपको निश्चित रूप से देखना है, समझना है और अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज, मतलब ग्रीडीनेस आपकी इतनी नहीं रहेगी, नहीं अब हम 2100 का वेट करेंगे और जिस दिन 2100 आएगा उस दिन हम 2200 का वेट करेंगे, और जब 2200 का आएगा तो हम 2300 का वेट करेंगे, और वेट ही करते रह जाते हैं, तब फिर 1800 आ जाता है, या आपकी जो पोजीशन है तब उस पोजीशन पे जो बाइंग की पोजीशन थी वहीं पे आ जाता है और फिर आप अटक जाते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो आपको समझना जरूरी है अपनी पोजीशन को रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन की तरह। तो ये मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे बनाई है। आज की कंडीशन में यदि आप देखो तो जिस पोजीशन पे ये खड़ा हुआ है, मतलब 2071 पे ये खड़ा हुआ है, ये लाइन डॉटेड जो आपको दिख रही है, ये खुद एक बहुत बढ़िया लाइन आपको दिखेगी। यहाँ पे भी वही पोजीशन है, यहाँ भी वही पोजीशन है, यहाँ पे ऊपर आता है तो रेजिस्ट करता है, यहाँ ऊपर आता है तो भी रेजिस्ट करता है। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और उसके अलावा जब मैं आपको सुपर ट्रेंड और बाकी सब चीजें भी सिखाऊंगा, तब यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड जो चला था, वो सुपर ट्रेंड 2071.52 का था, और आप देखो कि ये जो पोजीशन है वो यहीं पे आके फिर से रुकी हुई है। मतलब वो जो 2071 यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, तो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज ए सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट है 2071, और यहाँ पे भी वही है कि आप 5%, 2%, 1%, जो भी आपका इन्वेस्टिंग का टाइम है उसके हिसाब से आप ये पोजीशन बना सकते हो। तो जिसने अपनी पोजीशन यहाँ पे नहीं काटी, मतलब ये जो है ये रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जो 2250 के आसपास की थी। ये 2200 हाईएस्ट गया था 74, हालांकि डे क्लोजिंग जो है उसकी 2250 ही थी। तो 2250 की जो लाइन थी, यहाँ से भी 2%, 3%, 5% जो भी आपको पसंद हो, वहां से आप अपने आप की पोजीशन स्क्वायर ऑफ की ले सकते हो। और मेरे लिए हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो यदि 2250 गया है तो 2225 रुपए जो है मेरे लिए कट ऑफ पॉइंट हो जाता है। मैं वहां पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ 2225 पे कट ऑफ कर लो। यदि वो 2250 और 2260 के ऊपर लेगा और ऊपर जाएगा, तब हम नई पोजीशन बना सकते हैं। तब तक हमें अननेसेसरी यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमें साइडवेज की तरह घूमना है, तो हम साइडवेज की तरह घूमने की बजाय कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। यहाँ पे ये जो है अच्छा खासा सपोर्ट है। डिपेंड करता है कि मार्केट यदि थोड़ा सा अपने आप को सुधार लेता है, सपोर्ट ले लेता है, तो निश्चित रूप से 2050 जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से पलट जाएगा। रिलायंस भी अपनी पोजीशन को वापस ऊपर ले सकता है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको भी आपको देखना चाहिए, तो वो फैक्टर्स को हम बाद में जब पढ़ेंगे तब हम उसको भी देखेंगे कि कैसे वर्क करेगा। तो ये जो है एक रिलायंस का डेली चार्ट है। अब इसी को हम जो है थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, इसको हम 60 मिनट का मतलब आवरली बेसिस पे चार्ट बनाते हैं।
तो अवरली बेसिस के चार्ट पे जो अवरली बेसिस वाले जो होते हैं वो वर्कआउट क्या करते हैं, वो नॉर्मली डे ट्रेडर टाइप के होते हैं या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं। यदि मैं अवरली चार्ट की बात करूं, डे चार्ट की बात करता हूं, तो थोड़े से लॉन्ग टर्म वाले हो सकते हैं, वीकली वाले और लंबे मीडियम टर्म वाले लोग हो सकते हैं, और मंथली वाले तो 100% वेरी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, मतलब जो साल साल में अपनी पोजीशन को देखा करते हैं, उनके लिए जो है वो मंथली चार्ट भी यूज किया जा सकता है। पर हम यदि डेली चार्ट और अवरली चार्ट के कॉम्बिनेशन में देखें तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है ये वाकई एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगी, जो यदि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए वर्कआउट करते हैं। क्योंकि ये जून 17 से ये चार्ट दिख रहा है, जून 16 से लेके और हम 11 जुलाई तक है, मतलब ये काफी 1 महीने का टाइम आपके पास हो गया, 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा का टाइम ऑलरेडी हो चुका है जिसमें ये सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे ये बहुत क्लियर है कि इससे यदि नीचे जाता है तो फिर आपको डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे निकालना है कि अगला सपोर्ट कहाँ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2050 एक अच्छा सपोर्ट होता है और उसके बाद में 2000 या 2025 का सपोर्ट मिलेगा। पर 2000 का सपोर्ट आप मान के चलो, क्योंकि हमने पहले भी एक लाइन बनाई थी वहां पे 2000 के आसपास की। तो हमारे पास जो है ये सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। ये मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट और ये वाला जो चार्ट था ये अवरली चार्ट पे आपने देखा। यहीं पे हम यदि और आगे बढ़े तो हम 30 मिनट के चार्ट पे, जो बिल्कुल इंट्राडे टाइप के लोग हैं, उनको ये वाला जोन जो है बिल्कुल अक्यूमुलेट जोन दिखता है कि यहाँ पे ये जो है अक्यूमुलेशन है। तो आप अपनी पोजीशन को और अच्छे से 70 रुपए या 65 रुपीज डाउन साइड लेके और अप साइड, मतलब एक रेंज में यदि ये चल रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि करीब 80 रुपए ऊपर और 68 रुपीज नीचे, इस रेंज में है। इससे नीचे जाएगा तो हम शार्ट वाली पोजीशन ले लेंगे और इससे ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग वाली पोजीशन ले लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। बाद में किसी दिन हम उस पर भी बात करेंगे कि रेंज क्या होती है और रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, पर दैट विल बी दी रेंज ब्रेकआउट। तो अभी हाल जो है इस रेंज पे हम बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जो है 80 रुपए, नीचे की तरफ जो है 60 रुपए, 70 रुपए, क्योंकि अभी 70 रुपए पे वो ऑलरेडी क्लोजिंग है। तो आप जो है इसी पॉइंट को, क्योंकि ये काफी नीचे का पॉइंट, इसमें यदि जाते हैं तो 66 ही गया था, तो 66, 65 इज योर लोअर लिमिट। यदि उससे नीचे 5 रुपए का ही स्टॉप लॉस है आपके पास कि 5 रुपए के स्टॉप लॉस, 6 रुपए के स्टॉप लॉस से आप रिलायंस में पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद में ऊपर की तरफ जो है यदि आपने 71 रुपए या 70 रुपए, 68 रुपीज में आपने ले लिया तो आपके पास अगला जो है कम से कम 2100 रुपए के आसपास का 95 रुपीज का टारगेट है। जो इंट्राडे वाले लोग होते हैं उनके लिए ये 25 रुपए काफी होता है और 25 रुपए की पोजीशन वो बना सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक ही चार्ट को हमने अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग ड्यूरेशन में देख लिया। जो बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, मतलब प्योरली इंट्राडे वाले होते हैं, वो 15 मिनट के चार्ट पे ये देख सकते हैं। तो उनके लिए और आसान होता है कि 15 मिनट के चार्ट पे उसको ये रेंज दिख गई है और इसी के ऊपर वो काम कर सकता है। इसमें भी ईएमए और लोअर साइड, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको दिखेगा कि ये बोलिंजर बैंड नीचे का टच कर रहा है, तो नीचे जाने के चांसेस उसके हैं। तो आपको जो है, चूंकि ये वाली कैंडल आपको एक बेहतर मिली है जिससे आप कर सकते हो, सोच सकते हो कि अब यहाँ से ये पलटेगा, और ये वाली कैंडल के नीचे का वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वॉल्यूम भी काफी बेहतर हुआ है। तो लास्ट में इसने काफी सपोर्ट लेके अपने आप को संभाला है। तो यहाँ से वो पोजीशन जो है 15 मिनट वाले लोग जो हैं वो इंट्राडे वाले ही लोग होते हैं, तो वो इंट्राडे वाली पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई केस स्टडी में कोई पोजीशन, कोई क्वेश्चन, कुछ समझना है तो अपन इस पे और बात करें।
सर जैसे आज की जो वैल्यू है हम्म। तो इसको अभी आगे खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए नए नए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? नए के इन्वेस्टमेंट जो इंट्राडे टाइप के हैं उनके लिए जो है 2070 रुपए पे वो बिल्कुल अपनी पोजीशन ले सकते हैं विद ए टारगेट ऑफ 2095 एटलीस्ट, है ना। मतलब 2095 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2100 का जो है वो टारगेट थोड़ा सा पेसिव होता है, वहां तक आता नहीं है, उसके पहले सप्लाई जोन चालू हो जाता है। तो जो बहुत शॉर्ट टर्म वाले हैं, इंट्राडे वाले हैं, उनके लिए ये पोजीशन काफी ठीक है, यहाँ से वो पोजीशन बना सकते हैं। पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मीडियम टर्म वाले हैं, वो 2100 के ऊपर अपनी पोजीशन लें। मतलब आप जो है अभी 30 रुपए का यहाँ पे आपको फोरगो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को आगे ले जाने वाले हैं। और जिसने फिर भी पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाई कि 2070 पे हमको लेना है, तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो 65 या 60 नहीं रहेगा। उसके लिए जो है 48 रुपीज 45 रुपीज जो है उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जिससे कि और नीचे की तरफ यदि जाएगा तो 2000 पे फिर से वापस पोजीशन नहीं लेगा वो। क्लियर है मनीष? यस सर, यस सर। So this was related to the support line. रेजिस्टेंस लाइन इसी ढंग से बिल्कुल अपोजिटली बिहेव करेगी। मतलब जिसने सपोर्ट लाइन को बहुत अच्छे से समझ लिया, ऐसा का ऐसा ही रेजिस्टेंस पे होता है। मतलब अगला वाला जो है ये पॉइंट बदल जाते हैं जब आप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो ये वाला जो जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा या रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। यही जो 2000 की तरफ नीचे से हम ऊपर की तरफ आएंगे, तो जैसा मैंने बोला कि 2100 जो है वो उसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। मतलब वहां पे वो रुकने की कोशिश करेगा, वहां पे सप्लाई ज्यादा आएगी, वहां पे जो है बियर्स हावी हो जाएंगे। आप और हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं बहुत सारे, वो 2100 रुपए या 2095 रुपए पे अपनी पोजीशन को हल्की करने लग जाएंगे। जैसे ही 95 आएगा वो सप्लाई करने लगेगा। अब सप्लाई यदि ज्यादा होने लगेगी तो निश्चित रूप से प्राइस और आगे बढ़ेगा नहीं। आगे यदि नहीं बढ़ेगा तो आप उसको बोलेंगे कि अब यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस जोन हो गया है। रेजिस्टेंस लाइन किसको बोलते हैं? वो लाइन बियॉन्ड विच स्टॉक प्राइस विल नॉट इंक्रीज, मतलब उसके आगे इस स्टॉक की प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। तो हमने ये जो 2000 या 2100 अभी हल देखा था जहां पे हमने लाइन बनाई थी, वो जो है उसका ऊपर वो पोजीशन नहीं जाने वाली है। इट इंडिकेट्स दैट प्राइस लेवल वेयर सफिशिएंट सप्लाई इज अवेलेबल। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे उसकी तरफ वो बढ़ने लगा कि लोग अपनी पोजीशन को हल्की करने लगे, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगी, सफिशिएंट सप्लाई आने लगा। टेम्पररीली तो कम से कम वो उसको रोकेगा, हाल्ट करेगा। पर कई बार जो है मोमेंटम इतना तेज होता है कि वो 2000 या 2100 को एकदम से पार कर देता है। जब हम गैप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको वो गैप थ्योरी में मैं बताऊंगा कि किस ढंग की गैप वहां पे आती है। तो वो जो गैप थ्योरी पढ़ेंगे तब भी हम उसको जरूर देखेंगे। तो ये सप्लाई और डिमांड का ही फिर से खेल है। तो वहां पे जो है ये पोजीशन बनती है। जैसा हमने सपोर्ट लाइन में देखा था, वैसे ही रेजिस्टेंस लाइन में वो हॉरिजॉन्टल सीलिंग है जहां पे प्रेशर सेल का ज्यादा है बजाय कि प्रेशर बाय का जो होता है, तो उससे ज्यादा होता है। और लॉजिकली जैसे जैसे प्राइस एडवांस होती है तो सेलर जो है वो बिल्कुल मार्केट में आने लग जाते हैं, अपनी सेलिंग चालू कर देते हैं, इसलिए वहां से प्राइस डाउन होना चालू हो जाता है। तो सप्लाई जो है वो ओवरकम कर देती है डिमांड को, इसलिए भी वो वहां से नीचे जाता है। जैसे हमने सप्लाई वाला पोजीशन देखा था, डिमांड वाला पोजीशन देखा था, और सपोर्ट लाइन में बोला था कि रेजिस्टेंस लाइन भी उसी ढंग की होती है। रेजिस्टेंस लाइन भी हमेशा ट्रू नहीं होती है और उसको ब्रेक कर देते हैं।
तो जब यदि ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया मतलब 2100 को क्रॉस करके और आगे की तरफ गया तो ये ब्रेकआउट हो गया। जैसे हमने सपोर्ट वाली लाइन को जब ब्रेक करता था तो हमने बोला था कि ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी ढंग से यहाँ पे ब्रेक अप हो गया, ब्रेकआउट हो गया। हमेशा उसको होल्ड करेगा ऐसा नहीं है, उसको जब निकल जाता है तो एक नए रेजिस्टेंस लाइन की तरफ बढ़ जाता है और एक नई रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो हम जब उसको क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वो पोजीशन मिलेगी जैसे हमने यहाँ पे रिलायंस के चार्ट में देखी थी। जब हमने इसका वीकली चार्ट देखा था तब आपको दिखा था कि यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाके और ये रोकता है, अपने आप को होल्ड करता है। ये जो एक पोजीशन है यहाँ पे, यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो ये एक लाइन है, ये एक ट्रेंड है, ये जो अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड से वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो आपको एक नई पोजीशन मिली। आगे भी ये बढ़ सकता था परंतु अगली कैंडल आपको दिख रही है कि ये जो है बीरिश कैंडल है, उसके बाद भी बीरिश है, तो यहाँ से ये जो है थोड़ा सा नीचे है। अभी ये वाली जो जोन है, मतलब एक लाइन जो नीचे हमने बना रखी है जो 1880 के आसपास की है, ऊपर की 2260 के आसपास की है, इस रेंज में काफी दिनों से, मतलब आप देखेंगे तो 24/7 से लेके और यहाँ तक चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लूंगा, जैसे जो बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर होते हैं वो लोग नीचे से यदि चला भी है, मतलब 800-900 रुपए से भी उसने खरीदा है, तो वो हमेशा बोलता है कि मैंने तो 800-900 में खरीदा था, परंतु ये जब यहाँ पे आ चुका था, मतलब 2000 पे आ चुका था, ये आ गया था 7वें महीने में, जब यहाँ पे हम हैं तो 9वें महीने में है, तो ये 2344 रुपए तक आ गया। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो ये 2100-2200 के आसपास है, मतलब 2163 रुपए पे था। तो यदि मैं 2150 भी मान लेता हूँ तो 2150 से लेके ये 2350 रुपए, 200 रुपए और बढ़ा था। ये 8-9 वीक में ही हो चुका था। तो ये वाली जो पोजीशन उसकी बनी है, यहाँ से किसी ने पोजीशन ली है और अपने आप को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है विद ए नोशन कि ये 2500 आएगा, 2400 आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो भी पोजीशन ली है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस आपको निश्चित रूप से करके रखना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम 1 साल से, मतलब पिछला साल यदि मैं बात करूं तो 24/7 वाला जो वीक था उसमें 2163 रुपए इसको मिल चुका था और आज फिर से वापस 2070 रुपए में अवेलेबल है। मतलब आप 1 साल तक उसी पोजीशन में यदि बैठे हुए हैं तो इट इज ऑफ नो यूज टू अस। हमारे पास जो है कोई फायदा नहीं हुआ। 1 साल पहले ही हम उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, कुछ नए चीज में लगाते, कहीं और इन्वेस्ट करते, तो आप कर सकते हैं। या थोड़ा नीचे आए तब आप खरीदो, थोड़ा ऊपर जाए तब आप बेचो। जैसे अभी निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आप हमेशा देख रहे हो 15,900 रुपए पे जैसे ही निफ्टी आता है तो आप जो है सप्लाई साइड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो वहां से अपने आप को तोड़ देता है। मैं फिर निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। इस निफ्टी के चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो एक बार 2 बार, मेरे तो कई टारगेट लगे हुए हैं यहाँ पे, वो फिबोनाची से अपन ने लगाए थे, तब आपको नीचे के और वो सब देख के आपको दिखते भी है। तो हम यदि इन पोजीशंस को देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे जब भी ऊपर आता है तब ये जो है 835 पे अटक गया, यहाँ पे जो है 901 पे अटक गया। उसके बाद में ये वीकली चार्ट चल रहा है अभी हाल, है ना, मतलब डेली वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, वीक की बात कर रहा हूँ।
तो 895 पे वो वीक में अटक गया, ये 915 पे अटक गया, ये 914 पे अटक गया। मतलब जब भी जो है ये 914, 915 या 900 रुपए के ऊपर आता है, 900 पे आ जाता है, ये जो है सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग आ जाती है, वो नीचे जाने लगता है। और नीचे में यदि आप देखेंगे तो ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 23.6 का, जो 503 रुपए है। तो जब भी ये नीचे आता है तब आप फिर से देखो कि ये नीचे उसके आसपास में आके और फिर से सपोर्ट ले लेता है, फिर ऊपर चले जाता है। तो ये एक रेंज बनी हुई है जो वीकली बेसिस पे है। डेली की और रिफाइंड रेंज ले सकते हो कि कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो। वीकली, डेली, मंथली, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इन्वेस्टर आप अपनी पोजीशन को चला सकते हो। तो ये जो है आप हमेशा देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और इस इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप बात कर सकते हो हॉरिजॉन्टल सप्लाई जोन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन। ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आपको हमेशा देखना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। इस पे और कोई क्वेश्चन हो तो जरा आप मुझे बता दें। इस चार्ट पे या रिलायंस के चार्ट पे या कोई एक नया चार्ट? सर जो इतना डिस्कशन अभी हमने किया उससे मतलब एक बात जो इन एसेंस समझ में आ रही है कि हम जिस भी पीरियड के लिए उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हम विजुअल तरीके से ही वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज लाइंस लुकिंग एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फॉर्म अ रेंज। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वो क्लियरली विजिबल होती है। मतलब इसके अलावा बहुत सारे और पैटर्न होते हैं जो भी आपको देखना है, परंतु कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब 15,900 जो है बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है निफ्टी का, जो आप रेगुलर ट्रेड में यदि देख रहे हो तो आपको दिखता है कि उस जोन पे जो है जाके और मतलब सबमिट हो ही जाता है, वहां पे जाता है और रुक जाता है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है कि जिस दिन भी ये 25 के ऊपर यदि क्लोजिंग दे देगा तो आपको जो है 16,101% मिलेगा। मतलब वहां पे कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको जो है वो पहले एकदम तुरंत मिल सकता है। ठीक है मनीष ठाकुर, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तो कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर। नहीं, अभी तक आपने जो भी बताया सारी चीजें क्लियर हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ऑलरेडी थोड़ा तो मुझे पता था, और आपने बताया तो पूरा इनसाइट क्लियर हो गया सर। ठीक है, एक आध कोई चार्ट और देखना है आपको? अदरवाइज फिर से मैं थ्योरी पे आ जाऊं इसी की। इसको थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमने सपोर्ट टाटा मोटर्स डिस्कस करेंगे क्या सर? टाटा मोटर्स डिस्कशन कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंस लाइन जो है ये हमने जैसा सपोर्ट के लिए देखा था वो हमने इसके लिए देखा। ये क्यों होता है ये अगली बार एक बार और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम डिस्कशन करेंगे, क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जोन को भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने आज भी समझाया है उसको, पर हम इसको एक दिन और देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो बहुत ज्यादा डिटेल में यदि नहीं जाना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इन दो पे भी यदि काम कर लेते हैं अलॉन्ग विद दी कैंडल स्टिक, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैटर्न, बहुत ज्यादा आरएसआई मतलब ऑसिलेशन इंडिकेटर, इन सब की उनको कोई जरूरत नहीं लगती है। मतलब कई लोगों की आदत होती है कि सर ये तो बहुत टेक्निकल होता जा रहा है, बहुत हमें डीप में जाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा नहीं जाना चाहते हैं, हम केवल थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो जो थोड़ा सा समझना भी चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसी के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा एक ट्रेंड लाइन जिसमें चैनल भी यूज कर लेंगे हम। तो ट्रेंड लाइन, ये दोनों चीजों को यदि उसने बहुत अच्छे से समझ लिया तो
बहुत सारी चीजें उसको क्लियर हो जाती है कि उसको काम कैसे करना है। अब हम जो है एक चार्ट बदल रहे हैं, ये टाटा मोटर का चार्ट आ गया आपका, ये डेली चार्ट है। अब आप में से ही कोई इस डेली चार्ट को, ये जनवरी 21 से चार्ट है, 14 जनवरी से लेके आज तक का। अब आप इस चार्ट को देख के जरा बताओ, यदि मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कशन किया था जब मैंने बोला था कि 100 रुपए और उसके आसपास से जो है टाटा मोटर को मैं आपको जरा एक मंथली चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। तो आप यहाँ से यदि देखेंगे तो ये 2009 में ये पोजीशन थी। उसके बाद में जब ये जो क्रैश हुआ था पिछले साल का मार्च वाला, तब यहाँ पे ये 70 रुपए के आसपास का था। तो 63 में तो खैर मैं भी नहीं ले पाया हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन में बता सकता हूँ कि मैंने किस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट किया था, परंतु ये जो 70 रुपए के आसपास से लेके और 100 रुपए तक के बीच में इसका अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हमने किया था। और मैंने सब लोगों को जो मेरे परिचित हैं उनको बोला भी था कि आप 100 रुपए के अंदर अंदर वाला लेते रहो और 200 के बिना आप इसको तोड़ेंगे नहीं, मतलब 200 के बिना इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो हमने 200 रुपए और 200 रुपए के ऊपर जब है वो 300 रुपए बहुत जल्दी आ गया था। तो ये जो 300 रुपए वाली जो पोजीशन आई थी, यदि हम यहाँ पे डेली चार्ट में इसको फिर से मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट में ये 300 रुपए यहाँ पे आ चुका था। इस 300 रुपए पे यहाँ पे जाके ये 306 पे आया था, और 306 रुपए पे या 300 रुपए पे मैंने अपनी पोजीशन काफी स्क्वायर ऑफ की थी जो हमने ली थी। तब से आप देखो कि ये 300 रुपए से हाईएस्ट यदि ये गया है तो 357, और यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर गया था 358 के आसपास। तो मैं 300 रुपए से 360 रुपए के बीच में, या लोअर में यदि हम बात करें तो 270 रुपए से लेके, हालांकि जब एक बार इसने ये क्रॉस किया था यहाँ पे, ये गैप अप जब हुआ था तो ओपन ही 293 पे हुआ था और इमीडिएटली ऊपर चले गया था। नीचे की तरफ में जो है 280 के आसपास का जो सपोर्ट इसका चल रहा है, तो 280 के आसपास में जाके और रुक जाता है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये इस चार्ट की है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग जितना आपने सीखा है उससे आप कोशिश करके मुझे बताओ। तो मेरा तो केवल ये था कि यदि ये हम 100 रुपए या 200 रुपए के आसपास से भी आके 300 रुपए पे हम आए हैं, तो 300 रुपए बहुत अच्छी पोजीशन थी जहां पे कम से कम प्रॉफिट बुकिंग आप चालू कर सकते थे। तो जिसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है 300 पे थोड़ी सी करी है, 330 पे कुछ करी है, 350 पे करी है, तो ये 300-350 रुपए के बीच में जो है चला है। कोई इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बताएं, जो भी उनका सोच है उसको जरा एनालाइज करके और बोले। सुमित, चूंकि आपने चार्ट बोला है तो आप ही चालू करें। जी सर, तो जो मतलब ये मैंने इधर भी चार्ट, ये दो ट्रेंड लाइन पैरेलली ड्रॉ करके रखी थी। ये आपने सही बोला, एक जो लेवल जो एज पर जो मुझे जितना समझ में आया वो ये है कि एक 286 का एक लेवल है, जो कि अगर आप वापस ड्रॉ करेंगे इस चार्ट में तो वो जो दो कैंडल्स जो हैं इन द वेरी सेंटर, जो एक रेड ग्रीन डेट बोलो, डेट बोलो, ये वाली कैंडल की बात कर रहे हो? अप्रैल और मई के बीच की है। ये 12/4 की है ये कैंडल। हाँ 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 सर, वही एग्जैक्टली। हाँ तो देखो, यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बनाऊं मैं। डाउनवर्ड ट्रेंड है, 2-3 दिन से काफी इसमें एक्टिविटी हुई है, और अभी जो लगता है ये अगर ये डोजी के बाद एक कैंडल और थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं आया तो आई थिंक इट कैन वेरी वेल टेस्ट 286 दिस टाइम। ये सर ये एनालिसिस था, तो उस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। यदि हम बात करें तो हमको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे यदि इसका लो देखेंगे तो 282 का है, ये लो देखेंगे तो 282.9 का है, ये वाला लो देखेंगे तो 280.55 का है। तो आप और हम बहुत सेफली
280 रुपए जो है इसका एक सपोर्ट आप मान सकते हो, और आप 300 रुपए से भी अपने आप में एक्यूमुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट कंडीशन इज गुड। अभी मैंने आपको बोला है कि मार्केट कंडीशन में जरा अभी हाल डेंट लगा हुआ है, इसलिए ये 280 तक आने के चांसेस इसके बहुत अच्छे हैं। मतलब 285 रुपए, 290 रुपए, 283 इस रेंज में ये आ सकता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 280 रुपए के आसपास में अपनी पोजीशन बाय साइड की ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जिनको लॉन्ग करना है, मतलब खरीदना है, उनके लिए ये पोजीशन आएगी। और चूंकि अभी हाल मार्केट की हालत थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है, परंतु एट द सेम टाइम फॉल का रीजन तो मेनली कमेंट्री बेस्ड है। जो मैंने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से उनकी जो कमेंट्री है, दे आर इन शॉर्टेज ऑफ द चिप्स व्हिच इज यूज्ड इन देयर। तो उसी मैनेजमेंट की कमेंट्री पे इट वाज लाइक 10% लोअर सर्किट उस दिन हिट किया है। उसके बाद से 1-2% बाउंस लेता है, बट उसके बाद वापस से, मतलब यहाँ से मुझे तो ट्रेंड डाउनवर्ड ही लगता है, और इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा था कि 280 इस बार ये टेस्ट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यदि 280 से नीचे, मैंने आपको बोला थोड़ा सा और सेफर साइड में 275 के नीचे यदि इसने क्लोजिंग दी तो अभी हाल आपके खोने के लिए जो है वो 25 रुपए है इसमें, जिसको आप 8% या 10% आप बोल सकते हो। पर जिस आदमी ने 100 रुपए पे ले रखा है और 360 रुपए पे भी नहीं बेचा है, उसके लिए जो है वो 25 रुपए उतना मायने और नहीं रखता है, तो वो 275 पे अपने आप को होल्ड करें। और जिसने पोजीशन ही अभी बनाई थी 300 या 325 के आसपास, तो उसके लिए तो 297 या 292 ये मेरे लिए जो है स्टॉप लॉस ऑलरेडी है, जो मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका हूं कि आप नीचे जाते हैं तो 275 तक का वेट नहीं करेंगे, हम कहाँ का वेट करेंगे, 297 का वेट करेंगे और हम अपने आप को बाहर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से हम 6 रुपए और 8 रुपए का, और चूंकि हम बहुत लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं इसलिए हम 6 रुपए का और स्टॉप लॉस ले सकते हैं डाउन साइड में, पर उसके बाद में स्क्वायर ऑफ होंगे, अभी नहीं होंगे। चिप वाले मामले में उनका क्लियरिफिकेशन भी आया।